हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए दोस्तों हमने शुरू की हुई है अपनी तेजस सीरीज। तो दोस्तों उसी के तहत हम आज की इस क्लास को करने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोस्तों करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल या दोस्तों रेलवे के एग्जाम में बने हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से अपनी इस क्लास को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। देख सकते हैं दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ऑप्शन है नागपुर में, अहमदाबाद, बॉम्बे या दोस्तों कलकत्ता में। दोस्तों 1923 में जो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह दोस्तों ये नागपुर शहर में किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों नागपुर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम इसकी, तो झंडा सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय का एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडे फहरा रहे थे। यह आंदोलन 1923 में मुख्यतः नागपुर में दोस्तों हुआ था। यह दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछेगा कि सत्याग्रह दोस्तों कहां पर हुआ, तो ये दोस्तों नागपुर में हुआ। वह दोस्तों कब हुआ, तो 1923 में हुआ था। दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जिनमें आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व रेलवे जनरल साइंस के दोस्तों अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपको अभी तक के सभी अपडेटेड दोस्तों इन चारों बुक्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मात्र 99 रुपीज़ में आपको इन सभी चारों बुक्स की दोस्तों ई बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इन चारों बुक्स की ई बुक्स प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों जो हाल ही में आपका एग्जाम हुआ है, तो इनमें दोस्तों वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो आपकी तैयारी है वह दोस्तों अच्छे से बूस्ट हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी दोस्तों इनमें से कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या दोस्तों महान्यायवादी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति भारत का दोस्तों एक नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी होता है, जबकि दोस्तों जो वास्तविक जो दोस्तों कार्यकारी होता है वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। इसलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। जबकि दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत के गणराज्य का प्रमुख होता है। यह कार्यकारी नाम मात्र प्रमुख तथा देश का प्रथम नागरिक होता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी दोस्तों भारत की तीनों सेवाओं का जो दोस्तों कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। यही कारण है कि यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों को सलामी लेता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछेगा दोस्तों, एक मैं आपके लिए यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए फैक्ट बताऊं दोस्तों, 26 जनवरी व दोस्तों 15 अगस्त। दोस्तों 26 जनवरी पर जो भारत का झंडा लहराते हैं दोस्तों लाल किला पर, तो वो दोस्तों प्रेसिडेंट फहराते हैं। जबकि दोस्तों 15 अगस्त पर दोस्तों हमारे जो पीएम होते हैं वो दोस्तों झंडा फहराते हैं। ये दोस्तों आपसे आगे के एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लेन देन के लिए स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा दोस्तों रिजर्व बैंक ने दोस्तों लेन देन के लिए किस स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों किस बैंक के साथ समझौता दोस्तों किया है। तो दोस्तों बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों बैंक ऑफ मॉरिशस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर बैंक ऑफ मॉरिशस, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया INR और मॉरिशस रुपये MUR के
उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU पर दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि RBI ने दोस्तों किस देश की बैंक के साथ दोस्तों हाल ही में दोस्तों जो स्थानीय करेंसी है दोस्तों उसको बढ़ाने का दोस्तों प्रयास किया है। तो दोस्तों बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ना जाने कितनी बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन है पीजो इलेक्ट्रिक मीटर, हाइग्रोमीटर, टेंसियोमीटर या दोस्तों ह्यूमोडियोग्राफ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। दोस्तों आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें उपकरण व उनके उपयोग। दोस्तों बात करें हाइग्रोमीटर की, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो उपयोग होता है वो वायुमंडलीय वायु की सापेक्षिकता आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों एक्टिनोमीटर, तो एक्टिनोमीटर को सूर्य किरणों की तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों किया जाता है। दोस्तों ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। बात करें दोस्तों एरोमीटर को, तो वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है तथा दोस्तों टेंसियोमीटर को मृदा की नमी मापने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार इनको जरूर देख लेना। हो सके तो दोस्तों इनकी जो PDF है उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना। PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में पहला स्थान किस राज्य ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में पहला स्थान किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों गुजरात राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर गुजरात राज्य ने पिछले 2 वर्षों में 76 करोड़ रुपए से अधिक लागत से लगभग 19,020 हेक्टेयर में मैंग्रोव रोपण करके मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में पहला स्थान हासिल किया है। बात करें दोस्तों अगर हम मिष्टी योजना की, तो मिष्टी योजना की जो शुरुआत की गई थी वो दोस्तों 5 जून 2023 में की गई थी। मिष्टी योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव संरक्षण के लिए की गई थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि मिष्टी योजना की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों 5 जून 2023 को दोस्तों इसकी स्थापना यानी दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ में दोस्तों आपको उसका नाम भी बताना है कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट थी तो उसकी जो पहली महिला थी उसका नाम क्या था। तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय की बनने वाली पहली महिला थी उसका नाम दोस्तों लीला सेठ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम लीला सेठ की, तो इनका जन्म 1930 में लखनऊ में हुआ था। भारत के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश 1991 में बनने वाली पहली महिला थी। वह देश की पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली लीला सेठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक विक्रम सेठ की मां है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बनेगा कि विक्रम सेठ की मां ही दोस्तों लीला सेठ थी, जिन्होंने दोस्तों 1991 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य की दोस्तों उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर KM मुंशी या दोस्तों सूर्य सेन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर KM मुंशी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक समिति थी जो 29 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई, यानी दोस्तों इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई थी।
इसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इनमें दोस्तों अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वह दोस्तों अन्य सदस्य थे इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी आयंगर, बी एल मित्रा। दोस्तों बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव जी आए थे। डी पी खेतान की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, तो उसके स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी आए थे। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना है कि इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन दोस्तों प्रारूप समिति का जो प्रारूप समिति में था या दोस्तों नहीं था। तो आपको ये नाम दोस्तों जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। तो ये दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा प्राप्त किया गया था। बात करें दोस्तों अगर हम नोबेल पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1901 में की गई थी। वहीं दोस्तों भारत में मिलने वाला है डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों सीवी रमन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी बार दोस्तों पूछा जाता है कि सीवी रमन को ये किस वर्ष में दिया गया था। तो दोस्तों 1930 में ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध 10 राजाओं के युद्ध का दोस्तों वर्णन मिलता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से दोस्तों किस वेद में 10 राग युद्ध का दोस्तों वर्णन मिलता है। तो ये दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी दोस्तों ऋग्वेद हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों 10 राग युद्ध की, तो 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। यह परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी बार पूछा ही जाता है डायरेक्ट कि 10 राग युद्ध का वर्णन दोस्तों किस में पाया जाता है। तो वो ऋग्वेद के अंदर 7वें मंडल में दोस्तों पाया जाता है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि इसने दोस्तों जो राजा भरत थे उन्होंने राजा सुदास ने दोस्तों 10 राजाओं को परशुनी नदी के किनारे पर हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से अवध का अंतिम नवाब कौन था। ऑप्शन है सादत अली खान, अमजद अली खान, मोहम्मद मुकीम या दोस्तों वाजिद अली शाह। तो दोस्तों जो अवध के अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली साहब थे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम नवाब वाजिद अली शाह की, तो ये उत्तर प्रदेश के अवध के नवाब थे। ये अवध प्रांत के 10वें और अंतिम नवाब थे। 1856 में अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह के राज्य पर कब्जा कर उन्हें कलकत्ता भेज दिया। वाजिद अली शाह ठुमरी संगीत विद्या के जनक थे। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, वाजिद अली शाह ठुमरी संगीत विद्या के दोस्तों जनक थे। तो दोस्तों आपको ये लाइन जरूर एक बार देख लेनी है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिका चरण मजूमदार या दोस्तों मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1915 के अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र नाथ प्रसन्न सिन्हा ने की थी। इसका आयोजन मुंबई में हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों बेसिकली हम ये तो पढ़ते ही कि 1916 जो लखनऊ में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लेकिन दोस्तों ये हम बहुत ही कम पढ़ते हैं कि 1915 अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। तो यही क्वेश्चन आरपीएफ में दोस्तों पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, टोनी ब्लेयर, बराक ओबामा या दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये पुस्तक दोस्तों
बराक ओबामा जी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक बराक ओबामा हैं। इस पुस्तक में उनके शुरुआती घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। वहीं बात करें दोस्तों कुछ अन्य पुस्तकों की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी आत्मकथा है कौन सी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। बात करें टोनी ब्लेयर की तो सोशलिज्म न्यू ब्रिटेन माई विजन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये टोनी ब्लेयर की है। ऑफ ए यंग कंट्री, दोस्तों अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो क्रिपल्ड अमेरिका ट्रंप हाउ टू गेट रिच, तो ये आपको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम स्थित एकाश्रमीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्रमीय शैल मंदिरों का दोस्तों प्रसिद्ध नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रथ। दोस्तों महाबलीपुरम स्थित एकाश्रमीय शैल मंदिरों का जो प्रसिद्ध नाम था वो रथ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम महाबलीपुरम में बने एकाश्म शैल मंदिरों को रथ नाम दिया गया था। इनमें 5 पांडव रथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी रथ विशेष उल्लेखनीय है। इनका निर्माण पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के द्वारा किया गया था। मामल उपाधि के कारण इस शैली का नाम मामल शैली पड़ गया। इनमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं आकर्षक है जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। धर्मराज रथ को द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक बार आप इसको दोस्तों जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फिट इंडिया आइकन किसे नामित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में फिट इंडिया आइकन किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, नेहा कक्कड़, आयुष्मान खुराना, दोस्तों रोहित शर्मा। तो दोस्तों हाल ही में फिट इंडिया आइकन दोस्तों आयुष्मान खुराना को दोस्तों नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम आयुष्मान खुराना, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक फिट इंडिया आइकन के नाम नामित किया। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य विभिन्न पहलों और आयोजनों के माध्यम से फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों पर प्रकाश डालकर और नागरिकों को सक्रिय रहने के कई लाभों के बारे में शिक्षित करके फिटनेस के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1982 में दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र थे दोस्तों उनको यहाँ पर उनका विकास करने के लिए किस बैंक की दोस्तों स्थापना की गई थी? तो उस समय दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से नाबार्ड की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में दोस्तों की गई थी। वहीं दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो शिवरामन समिति की प्रशंसा पर दोस्तों की गई थी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम दोस्तों इनमें से किस सिद्धांत के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों प्रकाश के आंशिक सामंजस्य सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, या दोस्तों लैटिस गेज सिद्धांत, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत। तो दोस्तों जो एडविन हबल थे उन्होंने दोस्तों बिग बैंग की थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट के सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलक एवं पादरी एब जॉर्जर लेमेंटियर ने किया था। इस सिद्धांत से अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम जुड़ा है। इन्होंने ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाए तथा वर्ष 1929 में स्पष्ट किया कि आकाशगंगाएं स्थिर नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इसे आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहते हैं। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदला जाएगा?
ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी शहरों को दोस्तों नगर निगमों से में दोस्तों बदला जाएगा। बात करें दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदला जाएगा, जिसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अयोध्या पहले ही राज्य का पहला सौर शहर बन चुका है, जहां 6,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह बुंदेलखंड भी 5,000 मेगावाट की क्षमता वाला हरित ऊर्जा गलियारा विकसित कर रहा है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के किस भाग से इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। दोस्तों पूछा गया है कि कंचनजंगा चोटी इनमें से दोस्तों किस हिमालय पर स्थित है। तो ये दोस्तों दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पे स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, अगर हम कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 28,169 फीट लगभग 8586 मीटर है। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। यह सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के सीमा पर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील 74 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों स्थित है। वहीं दोस्तों